हाँ जी, तो नमस्कार भी सभी को। कैसे हो सारे? उम्मीद करूंगा सब बढ़िया होगे, स्वस्थ होगे, मस्त होगे। अच्छे से चल रही होगी आप सभी की तैयारी। तो वीडियोस पर ज़्यादा रिस्पॉन्स तो नहीं आ रहे हैं, पर कोई बात नहीं। मैं अपना काम है वो ईमानदारी से कर रहा हूँ, कोई बात नहीं। टॉपिक चल रहा था हमारा परमाणु संरचना। कौन सा टॉपिक चल रहा था? परमाणु संरचना। तो अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपने इसके बारे में आगे विचार करते हैं। हो गया स्क्रीनशॉट? चलिए करते हैं शुरू। अब है कुछ क्वांटम संख्याएं, मुख्य क्वांटम संख्या। मुख्य क्वांटम संख्या मैंने पहले भी बोला था कि इसकी थ्योरी वाले क्लासेस देख के आओगे तो ये आपको समझ में आएगी चीजें। मुख्य क्वांटम संख्या को लिखते हैं स्मॉल एन से। इससे लिखते हैं स्मॉल एन से। यह जो प्रतीक होता है इसका सदैव पूर्णांक होता है। इसका जो मान होता है वो सदैव पूर्णांक होता है। हमेशा इसका मान जो होगा वो पूर्णांक होगा, यानी कि n बराबर क्या होगा? 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से। सिर्फ जीरो नहीं होगा, जीरो नहीं होगा। ये इसकी फोकस करने वाली बात है। ये क्या इसकी फोकस करने वाली बात है, इंपॉर्टेंट स्टार लगाने वाली बात है कि मुख्य क्वांटम संख्या होती है वो n, इससे n से प्रदर्शित किया जाता है और इसका मान होता है 1, 2, 3, 4, 5। यानी कि आप इसे ये कह सकते हो कि मुख्य क्वांटम संख्या होगी वो जीरो से शुरू नहीं होगी। पहली बात और पहला क्वेश्चन। जानकारी, यह किसकी जानकारी देता है? तो यह जानकारी देता है कोश की। अब आप पूछोगे सर कोश क्या होता है? तो वो मैं पिछली क्लास में आपको करवा चुका हूं। ऊर्जा स्तर व आकार की जानकारी देता है। कोश की जानकारी देता है, ऊर्जा स्तर की जानकारी देता है और उसके परमाणु के आकार की जानकारी देता है। तो क्वेश्चन भी ये भी बनता है कि किसकी जानकारी देता है? परमाणु के आकार की, परमाणु के ऊर्जा स्तर की और परमाणु के कोश की ये जानकारी है जो प्रदान करता है कौन? मुख्य क्वांटम संख्या। अगली है द्विघंशी क्वांटम संख्या। इससे प्रतीत करते हैं एल से, स्मॉल एल से। कौन सी? द्विघंशी क्वांटम संख्या। यह किसकी जानकारी देता है? तो यह इलेक्ट्रॉन के कोणीय संवेग को। किसको? इलेक्ट्रॉन के कोणीय संवेग को। अब यहां पर कोणीय क्यों आया है शब्द? कोणीय संवेग, कोणीय संवेग प्यारे बच्चों इसलिए आया है क्योंकि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाते हैं। नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाते हैं, इसलिए यहां पर कोणीय संवेग की जानकारी द्विघंशी क्वांटम संख्या के द्वारा मिलती है। उपकोष की जानकारी मिलती है। उपकोष क्या होते हैं? वही एसपीडीएफ। कक्षक की जानकारी, त्रिविमीय संरचना की जानकारी मिलती है। तो क्या क्या जानकारी मिलती है? कोणीय संवेग, इलेक्ट्रॉन का उपकोष की जानकारी मिलती है, कक्षक की जानकारी मिलती है और त्रिविमीय की जानकारी इससे मिलती है। अगला है चुंबकीय क्वांटम संख्या। इससे लिखते हैं स्मॉल एम से, चुंबकीय क्वांटम संख्या। अब चुंबक को मैग्नेट बोलते हैं तो इससे आप स्मॉल एम से याद कर सकते हैं। इसका मान पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है। उपकोष में कक्षकों की संख्या की जानकारी देता है। ये किसकी जानकारी देता है? तो उपकोष में कितने कक्षक होते हैं, कि एस में कितने कक्षक होते हैं? 2 होते हैं। पी में एस में कितना होता है? 1 होता है। पी में कितने होते हैं? 3 होते हैं। डी में कितने होते हैं? 5 होते हैं। एफ में कितने होते हैं? 7 होते हैं। जी में कितने होते हैं? 9 होते हैं। एच में कितने होते हैं? 11 होते हैं। और आई में कितने होते हैं? 13 होते हैं, जो मैं आपको कल वाली क्लास में करवा चुका हूं। तो इसकी जानकारी हमें कौन देता है? चुंबकीय क्वांटम संख्या। अगला है चक्रण क्वांटम संख्या। किसी अन्य क्वांटम संख्या पर यह निर्भर नहीं करता। इसको भी आप स्टार लगाओ कि चक्रण क्वांटम संख्या होती है वो किसी अन्य क्वांटम संख्या पर निर्भर है, वो नहीं करती। इलेक्ट्रॉन के चक्रण की दिशा की जानकारी देता है। इलेक्ट्रॉन के चक्रण की, इलेक्ट्रॉन कौन सी चक्र में गति कर रहे हैं, इस प्रकार से। ये होगी क्वांटम संख्याएं। अब कुछ वन लाइनर की बातें हैं, देख लेते हैं। भारतीय दर्शन में सर्वप्रथम ऋषि कणाद ने, किसने? एक ऋषि थे भाई जिनका नाम आपको याद रखना पड़ेगा, कणाद। चलो कहीं तो भारतीय के नाम आया। कणाद ने अविभाज्य सूक्ष्म कण के रूप में परमाणु की संकल्पना प्रस्तुत की थी। यानी कि ऋषि कणाद ने बोला था कि एक कोई ऐसा सूक्ष्म कण है जिसे आप और ज्यादा विभाजित नहीं कर सकते, उसकी संकल्पना कर दी थी। यानी कि उसको खोजा नहीं था, बस एक संकल्पना कर दी थी। जैसे अपने किसी भी चीज की कल्पना कर लेते ना, और वो कई बार सेट में बैठ जाती है, तो वो चीजें इमेजिनेशन। तो उन्होंने कल्पना की थी, संकल्पना प्रस्तुत कर दी थी भी हो सकता है पदार्थ का कोई ऐसा सूक्ष्म कण हो जिसे आप और ज्यादा विभाजित नहीं कह सकते कर सकते, और वही क्या होगा? परमाणु होगा। तो ये बात किसने बोली थी? ये बात कणाद ने बोली थी। अगला, अधातु की बाहरी कक्षक में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 5, 6, 7, 8।
5 6 7 8। क्या मतलब है इसका? अब देखो इसका मतलब समझाता हूं। ये मान लीजिए कोई भी नाभिक है, ये उसकी पहली कक्षा, ये दूसरी कक्षा, और ये होगी इसकी बाहरी कक्षा। इसको संयोजी कक्षा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संयोजी कक्षा भी बोलते हैं। ठीक है। इस संयोजी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, या तो 5 इलेक्ट्रॉन हो, या 6 इलेक्ट्रॉन हो, या 7 इलेक्ट्रॉन हो, या हो 8 इलेक्ट्रॉन। अगर 8 इलेक्ट्रॉन होगा तो पता ही है कि कोई भी जो परमाणु होता है वो अपनी बाहरी कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रख सकता है? 8 ही रख सकता है। 5 6 7 8 अगर इन चारों में से है तो वो परमाणु या वो तत्व क्या होगा? वो हमेशा अधातु होगा। और अगर किसी के 8 होते हैं तो वो कौन सी होती है? नोबेल गैस होती है। ये मैं आपको आवर्त सारणी में पढ़ा चुका हूं। मैंने पहले भी बोला था, अगर इस क्लास को देख रहे हो तो परमाणु संरचना वाले को टॉपिक को देख के आओ तो और ज्यादा समझ में आएगा। प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। अब प्लांक जी ने एक क्वांटम सिद्धांत दिया था। ये भी आपको कुछ अजीब लगेगा, लेकिन दिया है तो पढ़ना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि ऊर्जा, कोई भी ब्रह्मांड की जो ऊर्जा है वो विकिरण ऊर्जा का उत्सर्जन करती है, अवशोषण करती है, या निरंतर न होकर, या तो क्या करेगी? कोई भी ऊर्जा होगी वो विकिरण में ऊर्जा में आएगी, ऊर्जा का अवशोषण करेगी, ऊर्जा का उत्सर्जन करेगी, तो वो निरंतर न होकर, यानी कि लगातार न बहकर, इस तरह से लगातार नहीं बहकर, इस तरह से छोटे छोटे पैकेट में गिरती है। इस तरह छोटे छोटे पैकेट में गिरती है। और इन पैकेट को क्या नाम दिया जाता है? इन पैकेट को नाम दिया जाता है फोटोन। क्या नाम दिया जाता है? फोटोन। ये आपको याद रखना है। जब मैंने प्रकाश चैप्टर करवाया था तो मैंने आपको यह भी बताया था कि प्रकाश एक ऊर्जा है। तो यह जो प्रकाश एक ऊर्जा है वो एक सीधी स्ट्रेट लाइन में गति करता है, ये मैंने आपको पढ़ा दिया था। उसकी प्रकृति, प्रकाश की प्रकृति कैसी होती है? तरंग होती है और विकिरणीय दोनों ही होती है। ठीक है। तो वो कणीय और तरंगीय दोनों प्रवृत्ति होती है। तो वो प्रकाश होता है वो सीधा नहीं आता, वो एक छोटे छोटे पैकेट के रूप में आता है ना? छोटे छोटे पैकेट के रूप में आता है। तो ये बात, उस पैकेट को क्या बोला जाता है? ऊर्जा के पैकेट को फोटोन बोला जाता है। ठीक है। और किसी, अगली बात ये आपको फोटोन भी आ गया शब्द में, और प्लांक का क्वांटम सिद्धांत भी आपको बता दिया। मैं सिर्फ रिवीजन करवा रहा हूं, डिटेल से अपने बातें कर चुके हैं। किसी एक परमाणु की सभी क्वांटम संख्याएं समान नहीं हो सकती। बिल्कुल नहीं हो सकती भाई, क्योंकि इसका मान कभी जीरो हो नहीं सकता, तो समान कैसे होंगी? हो ही नहीं सकती। ठीक है। तो ये बात किसने बोली थी? ये बात बोली थी पाउली ने। किसने बोली थी? पाउली नामक एक वैज्ञानिक था। क्या नाम था? पाउली। और इन्होंने एक सिद्धांत भी प्रस्तुत किया था। उस सिद्धांत का नाम था पाउली का अपवर्जन नियम, या अपवर्जन सिद्धांत भी बोला जाता है। तो पाउली का अपवर्जन सिद्धांत भी किसने दिया था? तो पाउली ने ही दिया था, इलेक्ट्रॉन से संबंधित था। अब पाउली का अपवर्जन सिद्धांत क्या होता है वो मैं परमाणु संरचना वाले टॉपिक में करवा चुका हूं। एक कक्षक में इलेक्ट्रॉन विपरीत चक्रण में होते हैं। परमाणु कक्षों में इलेक्ट्रॉन भरने का सिद्धांत क्या होता है? अहबाउ सिद्धांत कहलाता है। अब देखो इस बात का मतलब क्या है? तो इस बात का मतलब बहुत ही शानदार, इस बात का मतलब निकल के आता है। वो अपने मतलब देखते हैं कि इस बात का मतलब वास्तव में निकल करके आता है। इन्होंने क्या बोला है कि एक कक्षक में इलेक्ट्रॉन, जैसे मान लीजिए ये एक कक्षक है, अपने पी कक्षक बना लेते हैं, और पी कक्ष में कोई भी, ये पी उपकोष है, और अपने कक्षक बना लिए 3। कितने कक्षक बना लिए? 3 कक्षक बना लिए। इन्होंने बोला कि एक कक्षक में इलेक्ट्रॉन विपरीत चक्रण में होते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन विपरीत चक्रण में भरे जाते हैं। इस तरह से, ऐसे नहीं है कि इलेक्ट्रॉन एस से भरे जाएंगे, नहीं, या इलेक्ट्रॉन एस से भरे जाएंगे, या इलेक्ट्रॉन एस से भरे जाएंगे, या इलेक्ट्रॉन एस से भरे जाएंगे। ऐसे इलेक्ट्रॉन नहीं भरे जाएंगे। तो कैसे भरे जाएंगे? एक का मुंह इधर तो दूसरे का मुंह इधर। तो इसको बोलते हैं विपरीत चक्रण। देखो ये इधर घूम रहा है, ये इधर घूम रहा है, इस तरह से वो चक्रण में रहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन के विपरीत चक्र में होते हैं। कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरने का सिद्धांत ही क्या कहलाता है? अहबाउ सिद्धांत। अब इलेक्ट्रॉन भरने का सिद्धांत क्या है? अब देखो मान लीजिए इस कक्षक में हमने को 4 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं? 4 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। तो अपने पास 2 तरीके हैं। एक इलेक्ट्रॉन मैं यहां भर दूं, दूसरा यहां भर दूं, यहां तक ठीक है। दूसरा यहां भर दूं, तीसरा यहां भर दूं, ये कक्षक खाली छोड़ दूं, तो ये तरीका गलत होगा। तो फिर कैसे भरा जाएगा? एक एक करके इलेक्ट्रॉन भरेंगे। पहले एक इलेक्ट्रॉन यहां भर दिया, दूसरा यहां भर दिया, तीसरा यहां भर दिया। उसके बाद में 3 इलेक्ट्रॉन भर दिए, एक बच गया तो चौथा यहां पर। अगर यहां पर 5 होते तो एक यहां पर। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन भरने का जो सिद्धांत है वो किसने दिया था?
ऑफबाउ ने दिया था, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बात करते हैं उत्कोर्षों को कक्षों का ऊर्जा स्तर क्रम, यानी कि ऊर्जा, अब आपको पता है इलेक्ट्रॉन पहले कम ऊर्जा स्तर में भरे जाते हैं, बाद में उच्च ऊर्जा स्तर में भरे जाते हैं, पहले कम से ज्यादा की तरफ। तो आपको कम से ज्यादा की तरफ मैंने एक ये सारणी बना कर दी है, पिछली क्लास में भी मैंने जब मैंने करवाई थी आपको ये टॉपिक परमाणु संरचना, उसमें भी बताया था, यहाँ पर फिर बता देता हूं। ये कितनी है 7, n बराबर 8 तक गिनती लिख लो आप, फिर इस लाइन में एस एस लिख लो, ये याद करने की ट्रिक है, ठीक है। इस लाइन में एस लिख लो, फिर पी लिख लो, फिर डी लिख लो, फिर एफ लिख लो, 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s 8s, फिर 1 को छोड़ दो और इधर 8 को छोड़ दो, 2 3 4 5 6 7, इधर फिर 2 को छोड़ दो और 7 को छोड़ दो, 3 4 5 6, इधर 3 को भी छोड़ दो, 4 और 5 रह जाएगा। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 1s, अब इस पर चलो, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहां पर आ रहा है 1s में, ठीक है सर 1s हो गया, उसके बाद में 2s, 2s भी हो गया, उसके बाद में 2p, उसके बाद में 3s, ये तीर की निशानी यही रो कर रही है, उसके बाद 3p के बाद में 3s के बाद में क्या आएगा 3p, हाँ जी सर 3p आएगा, उसके बाद में 4s आएगा, उसके बाद में 3d, 4s के बाद में 3d, 3d के बाद में 4p, 4p के बाद में 5s, फिर उसके बाद में 4d, 4d के बाद में 5p, 5p के बाद में 6s, 6s के बाद में 4f, 5d, 6p और 7s, 5d 6p 7s, इसके बाद में 5f 6d 7p और 8s। देखो आपका कसा काम मैंने आसान बना दिया, इस तरीके से सारणी बना लोगे, ये एक डायग्राम बना लोगे तो आपको इजी हो जाएगा। करना कुछ नहीं है, 8 तक गिनती लिखो, फिर 1 से 8 तक s लिखो, फिर 1 को और 8 को छोड़ दो, 2 से 6 तक p लिखो, फिर 2 को छोड़ दो और इधर 6 को छोड़ दो, 3 से 5 तक d लिखो, फिर 3 को छोड़ दो, 5 को छोड़ दो, 4 और 5 को आप f लिख सकते हो, इतने में आपका काम हो जाएगा। हाइड्रोजन एकमात्र ऐसा तत्व है, स्टार लगा के लिखना या नोट कर लो, हाइड्रोजन ही पूरी आवर्त सारणी में एकमात्र ऐसा तत्व है जिसके समस्थानिकों के नाम अलग अलग होते हैं, जिसके समस्थानिकों के नाम क्या होते हैं अलग अलग होते हैं। तो हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं 3 होते हैं, क्या क्या नाम होते हैं प्रोटियम, ड्यूटीरियम और ट्राइटियम, और ये ट्राइटियम होता है रेडियो एक्टिव, रेडियो एक्टिव। अगला ट्राइटिव हाइड्रोजन का रेडियो एक्टिव समस्थानिक क्या बता ही दिया। समस्थान समभारिक क्या होते हैं, तो वैसे तो मैंने इसकी आपको परिभाषाएं बता दी, समभारिक समस्थानिक सम इलेक्ट्रॉनिक सम प्रोटॉनिक सारी बताई हुई है। तो समभारिक में क्या होता है इलेक्ट्रॉन संख्या तो अलग अलग होती है और परमाणु भार क्या होते हैं समान होते हैं। परमाणु रिएक्टरों में प्रयुक्त यूरेनियम का 335 समस्थानिक उपयोग में होता है, ये रेडियो एक्टिव होता है। अब देखो यहां पर है ना एक, ये पहला ना जो आपका यूरेनियम है ना, ये बेचारा बहुत ही शांत होता है, यूरेनियम 338 होता है, इसका बिल्कुल स्थायी अवस्था में होता है, बिल्कुल बिल्कुल आपने कहा ना शुद्ध सादा छोर होगा, ये होता है। अब इसे हर कोई आता है और इसे हर कोई परेशान करता है, हर कोई आता है हर कोई इसे परेशान करता है, बेचारा परेशान होता रहता है, टॉर्चर सहता रहता है, परेशान होता रहता है, टॉर्चर सहता रहता है, कोई निमन ताप कोई कुछ, कोई परमाणु आता है कुछ कर जाता है, कोई कुछ कर जाता है, ये कहता है इससे तो नहीं पार पड़ेगी, ये अपने फिर 3 इलेक्ट्रॉन त्यागता है, 3 इलेक्ट्रॉन त्याग देता है और ये बन जाता है भाई साहब 335। अब बोलता है क्या बोलो मेरे साथ पंगे, अब आओ, अब ये रेडियो एक्टिव हो गया, अब ये बहुत खतरनाक हो गया, ठीक है। तो कहते हैं ना कि केमिस्ट्री ही हमें सिखाती है कि किसी शरीफ इंसान को परेशान नहीं करना चाहिए, कि शरीफ इंसान जब अपनी शरीफी छोड़ता है तो परमाणु बम से नहीं डरता, तो वो बात हमें यूरेनियम से सीखने से मिलती है, ठीक है। चलिए, किसी तत्व के समस्थानिकों के बीच अंतर न्यूट्रॉनों की भिन्नता के कारण आता है,
समस्थानिकों के बीच जो अंतर होता है वो न्यूट्रॉनों में भिन्नता के कारण आता है। अगला, किसी विकिरण के उत्सर्जन के परिणाम स्वरूप बीटा किरणों का उत्पन्न होता है। कोई विकिरण उत्सर्जन होती है तो उसमें कौन सी किरणें निकलती हैं? बीटा किरणें। ये भी आपको याद रखना है। परमाणु क्रमांक क्या होता है? तो नाभिक में प्रोटॉन की संख्या और परमाणु भार, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का संयोजन। यानी कि अगर परमाणु क्रमांक पूछे तो इसका मतलब क्या होगा कि नाभिक में कितने प्रोटॉन हैं, और अगर परमाणु भार पूछे तो नाभिक में कितने प्रोटॉन और कितने न्यूट्रॉन हैं। अगला, सर्वाधिक समस्थानिक किसके होते हैं? तो पोलोनियम के होते हैं। अभी किसके? पोलोनियम के। और सर्वप्रथम मानव द्वारा खोजा गया तत्व भी पोलोनियम है। अब मानव निर्मित, मानव द्वारा खोजा नहीं, मानव निर्मित, मानव ने सबसे पहले इसी तत्व को लैब के अंदर बनाया था, पोलोनियम। ठीक है, तो यहां पर अपना परमाणु संरचना वाला टॉपिक होता है कंप्लीट, और आप भी इसके एमसीक्यू लगाना ताकि आपको और चीजें क्लियर हो। ठीक है, तो अगली क्लास रहेगी अपनी बायोलॉजी की, देखते हैं उसमें क्या चीजें हैं करवाने वाली। वन लाइनर ये करवाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। सीईटी की पूरा फोकस है ही, डिटेल नोटिफिकेशन की वीडियो मैंने डाल दी है, तो उस वीडियो को देखो, और सारा सिलेबस है, संपूर्ण जानकारी उसमें डाली हुई है। सिलेबस की, एग्जाम पैटर्न की संपूर्ण जानकारी मैंने उसमें डाली हुई, लगभग 20-1 मिनट की वीडियो है, तो आप वीडियो को जरूर देखें, और फिर भी कोई डाउट हो तो पूछ लें। तो अगले क्लास अपनी होगी बायोलॉजी की, देखते हैं कौन सा टॉपिक करना है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक आप सभी का धन्यवाद।